आज बात होगी मंथन में राजस्थान की जेलों, बाल सुधार गृहों की, जो कैदियों के भागने और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ताज़ा मामला राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का है, जहां एक बाल सुधार गृह से मंगलवार रात 8 बजे 20 बच्चे दीवार तोड़कर भागने में कामयाब हो गए। बाल अपचारियों के भागने की एक महीने में दूसरी घटना है। इससे पहले 12 फरवरी को 23 बच्चे फरार हो गए थे। बार बार बच्चों के फरार होने का मामला जब तूल पकड़ा तो खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी बाल सुधार गृह पहुंच गए। बताया गया है कि 10 बच्चे वापस पकड़ लिए हैं, बाकियों की तलाश अब जारी है। निश्चित रूप से बाल सुधार गृह स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के बिना बाल अपचारियों का इतनी आसानी से भाग पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस घटना से बड़ा सवाल और उठ गया है, और वो है लॉरेंस गैंग से बाल अपचारियों के तार जुड़े होना। आपको भी ये सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि बार बार इन बच्चों के भागने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मदद कर रहे हैं। और यही वो बात है जिसने बाल अपचारियों के भागने की जयपुर में इस घटना को सामान्य नहीं बल्कि संवेदनशील बना दिया है। सवाल अब सीधा उस राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर है और इंटेलिजेंस पर खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि बाल अपचारियों को भगाने में लॉरेंस के गुर्गे का हाथ है, जो खुद इन बाल अपचारियों में शामिल है। 12 फरवरी को खिड़की काटकर जो बाल अपचारी भागे थे, उनमें ये लॉरेंस गैंग का नाबालिग गुर्गा भी शामिल था, जो अब तक पकड़ में पुलिस के आया नहीं है। और बताया जा रहा है कि जो अभी मंगलवार रात भागे, ये बच्चे उस गुर्गे के संपर्क में थे। यानी इन दोनों घटनाओं से इतना तो साफ पता चल रहा है कि लॉरेंस गैंग राजस्थान में सुनियोजित ढंग से अब अपना गैंग के तार जो है उसका विस्तार नाबालिग अपराधियों में भी कर रहा है। लिहाजा पुलिस के सामने चुनौती पकड़ से बाहर लॉरेंस गैंग के गुर्गे तो हैं ही, जेलों में बंद हार्डकोर क्रिमिनल पहले से हैं, बल्कि इन बाल अपचारियों को गुर्गों से बचाना भी अब एक बड़ी चुनौती हो गई है राजस्थान पुलिस के सामने। इसी पर करेंगे आधे घंटे चर्चा, और उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो आला अधिकारी पुलिस के पहुंचे बाल सुधार गृह, उन्होंने क्या कहा। 20 बच्चे अभी यहाँ से दीवार तोड़ के भागे हैं। उसमें कुछ वो भी थे जो पहले भी भागे थे कुछ दिन पहले। तो हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, अलग अलग जगह हमने टीम्स को भेजा है और जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश की जाए। कुछ को हम लोगों ने अभी ढूंढ भी लिया है और बाकी को भी ढूंढने की कोशिश की। 20 बच्चे अभी यहाँ से दीवार तोड़ के भागे हैं। उसमें कुछ वो भी थे जो पहले भी भागे थे कुछ दिन पहले। तो हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, अलग अलग जगह हमने टीम्स को भेजा है और जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश की जाए। कुछ को हम लोगों ने अभी ढूंढ भी लिया है और बाकी को भी ढूंढने की कोशिश की। तो पुलिस कह रही है कि कुछ बच्चों को पकड़ लिया है, 10 बच्चे पकड़ में आ गए और बाकियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन सिर्फ पकड़े जाने तक सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनसे क्या जानकारी आ रही है और बच्चे इतने आसानी से भाग कैसे रहे हैं। और जो बड़ा सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो लगातार एक तरह से कहें कि सिरदर्द बना हुआ है राजस्थान पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, पंजाब पुलिस का, उसके तार अब नाबालिगों तक भी पहुंच रहा है। एक गुर्गा जो नाबालिग था वो इस बाल सुधार गृह से भाग चुका है, अभी पकड़ से बाहर है, जैसा अभी हमने आपको बताया। हमारे साथ वीएस शेखावत साहब मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। सर, स्वागत एनडीटीवी पर। बड़ा सवाल यही है कि 23 दिन में दूसरी बड़ी घटना है ये राजस्थान में, जयपुर में, और उसी बाल सुधार से पहले खिड़की तोड़कर भागे बच्चे और अब दीवार में छेद कर भाग गए। स्टाफ पर बड़ा सवाल है, लापरवाह स्टाफ तो है ही, सुरक्षा भी लचर है। अब सवाल इससे बड़ा ये हो चुका है कि क्या इतनी आसानी से बच्चों का भाग पाना मुमकिन है इस तरह के बाल सुधार गृह से? देखिए, ऐसा है, बाल सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम उम्र के बच्चे जो अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं या किसी परिस्थितिवश अपराध कर देते हैं, तो बाल सुधार गृह का उद्देश्य यह है कि हम उनको अनैतिक रास्ते पर, असामाजिक रास्ते पर जाने से रोकें और हम कोशिश करें कि उनको एक सही दिशा में प्रेरित कर सकें, जिससे कि वो योग्य नागरिक बन सके। इस उद्देश्य के लिए बाल सुधार गृहों का निर्माण किया गया है। अब जिस तरह से बच्चे बार बार भाग रहे हैं, इसके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो ये है ही। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान को अगर हम समझें तो जिस चीज को वो एक जेल की तरह लेते हैं, एक कष्टकारी जगह की तरह लेते हैं, वहां से वो भागने की फिराक में रहते हैं जी। और जो जो वहां का स्टाफ है
या जो बच्चे इनको भागने के लिए, दूसरे बच्चे जो ऑलरेडी अपराध की दुनिया में हैं और वो इनको भागने के लिए प्रेरित करते हैं, वो इनको सुविधाएं मुहैया कराते हैं। और जो जेल प्रशासन है, जो सुधार गृह का प्रशासन है, उसकी भूमिका भी संदिग्ध है कि इतना आसानी से भाग जाते हैं। और जो अपराधी तत्व हैं उनके लिए ये बच्चे एक तरह से नया रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ये अभी अपरिपक्व हैं और इनको किसी भी क्षेत्र में या तो हम इनको सुधार दें, नहीं तो ये अपराधी लोग उनको और गहरे दलदल में अपराध के उतारने में सक्षम होते हैं। इसलिए वो इनको यहाँ से भगा करके और अपराध की दुनिया में उतारना चाहते हैं। जबकि हमारा और समाज का और प्रशासन का दायित्व ये है कि ये कम उम्र के बच्चे हैं, इनका जो अनैतिक व्यवहार है उसको हम सुधार कर सकें और उनको एक योग्य नागरिक बनाने की दिशा में हमको ये करना चाहिए। लेकिन अगर बाल सुधार गृह में ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे जब भी मौका मिलता है वो भागने की फिराक में रहते हैं। सर, निश्चित रूप से आप मनोचिकित्सक हैं, आप मनोदशा पर अपराधियों के या फिर मानवीय मनोदशा पर बात कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो जब बाल अपचारियों की बात होती है, जुवेनाइल्स की बात होती है, जुवेनाइल क्रिमिनल्स की बात होती है, एक सवाल अक्सर हमेशा उठते रहा है उनकी उम्र को लेकर, उम्र और अपराध के तरीके को लेकर। आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड में, दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में देखा गया था किस तरह से उस वक्त पर भी एक बहस बड़ी चली थी, कोर्ट्स में ये मामला गया और उसके बाद कई तरह के सुधार भी हुए कानूनन तौर पर। और जुवेनाइल जस्टिस जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 वो 16 से 18 साल के बच्चों को बाल अपचारी मानता है। लेकिन जिस तरह से ये घटना भी है, इसमें भी ज़्यादातर जो बाल अपचारी हैं वो पॉक्सो के मामले उन पर हैं, रेप के मामले हैं, चोरी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं। चोरी ठीक अगर हम छोड़ दें तो दूसरे जो गंभीर अपराध हैं, दुष्कर्म, हत्या जैसे मामले, क्या वाकई में जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, इनको और सामान्य जो अपराध वाले बच्चे हैं उनको एक साथ रखना, क्योंकि इसमें मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ थोड़ा सा बारीकी से आपके साथ डिटेल से, क्योंकि पिछली बार जब घटना हुई थी उसमें एक लॉरेंस गैंग का गुर्गा भी एक बाल अपचारी था जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। अब खबर ये भी आ रही है कि ये बच्चे उनके उस गुर्गे के संपर्क में थे, कहीं ना कहीं उनको भगाने में उस गुर्गे ने मदद की है जो बाल अपचारी है, और नाबालिगों को अब लगातार एक तरह से कहें कि अपने जाल में फंसा रही है लॉरेंस गैंग। तो आपको लगता है कि उस हिसाब से कहीं एक सेपरेशन होना चाहिए बाल सुधार गृहों के बीच में? और दूसरा, जो उम्र को लेकर तो सवाल है ही, क्या उनको भले ही बाल सुधार गृह में रहें लेकिन उस तरह से अपराधी की तरह ही, उस तरह से नॉट ट्रीटमेंट बट मतलब उस दृष्टि से देखना चाहिए, उतनी मुस्तैदी के साथ उन पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, बाल मनोविज्ञान को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कोई बच्चा जो है वो अपराध कर बैठता है। दूसरा, ये जो बच्चे आते हैं प्राय ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जी, जहां कुछ भी सुविधाएं इनको मुहैया नहीं है, अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं है और अच्छे संस्कार मुहैया नहीं है। ये जिन लोगों के बीच उठते बैठते हैं वो खुद अपराध में लिप्त हैं, तो उसी तरह ये भी अपराध की तरफ प्रेरित होते हैं। पर इसमें फर्क है, जो बच्चे आदतन अपराधी हो जाते हैं उनको उनके अनुसार नहीं समझ सकते, जिससे किसी परिस्थितिवश अपराध हो गया है, जिससे किसी परिस्थितिवश अपराध हो जाए, ऐसे बच्चों में प्राय अपराध बोध होता है और वो अगर सही दिशा दिखाई जाए तो संकल्प करते हैं कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और अच्छी राह पे चलने को प्रेरित होंगे। लेकिन जो आदतन अपराधियों के बीच रहते हैं और जो शुरू से ही छोटे छोटे अपराध करते जाते हैं और एक दिन वो पकड़े जाते हैं, वो उनमें अपराध के बीज कहीं ज्यादा गहरे अंकुरित हो जाते हैं और उनमें और सामान्य बच्चे में फर्क है। ऐसे बच्चे अपराध के बाद में उसको अपनी वीरता की तरह लेते हैं और उससे वो उनको कोई अपराध बोध होता नहीं। तो ये सब बच्चे समान नहीं, हर बच्चे को सेपरेटली समझा जाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए और वो किस तरह की सोच रखता है उसके अनुसार ही ये तय किया जाना चाहिए कि इसके साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से व्यवहार किस तरह से किया जाना चाहिए ये उनको इसीलिए सुधार गृह में रखा जाता है कि उस दौरान जो उनके साथ में पेश आएगा स्टाफ या प्रबंधन या फिर पुलिस के लोग, तो एक तरह से सिस्टम है कि उनको वापस एक सामान्य नागरिक मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। लेकिन अक्सर ये घटनाएं बढ़ने लगी हैं शेखावत साहब
कि काफ़ी बच्चों का इस तरफ रुख बढ़ते जाता है, क्योंकि वो ग्लैमराइज्ड हो गया क्राइम। जिस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसको अगर देखें तो उसका एक गुर्गा भी इन बच्चों में शामिल है। और जो फिर जिस तरह से शेयरिंग होती है एक ही जगह पर रहकर, आपस में उस तरह की ग्रेविटी ऑफ क्राइम को लेकर और उस तरह के थॉट प्रोसेस को लेकर, क्योंकि एक जगह पर किसी गैंग का सदस्य का होना, एक जगह पर चोरी के बाल अपचारी का होना, क्या आपको लगता है डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत है, ताकि वो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझें तो जो सामान्य अपराधों वाले हैं उनको जल्दी निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि वो जब उनके संपर्क में आ जाते हैं, जघन्य अपराध वाले किशोरों के संपर्क में, जिनको थोड़ा मुश्किल होता होगा निश्चित रूप से सामान्य बनाना, क्योंकि वो बड़े क्राइम में जा चुके होते हैं और उस तरह का उन्होंने काम को अंजाम दिया होता है। तो आप किस तरह का एक कोई मॉडल स्टैब्लिश हो सकता है इस दिशा में? क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, लगातार भागने की घटनाएं पहली घटना नहीं है। अगर हम आपको डेटा अभी प्रेजेंट करें तो लगातार इससे पहले भी पिछले साल सितंबर की भी घटना है, उसके बाद जून की घटनाएं हैं, दिसंबर 22 की घटनाएं हैं। लगातार इस तरह के बाल अपचारी कोशिशें करते हैं कि वो भाग जाएं वहाँ से। बचाव इनके पास ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा उन पर कुछ गाज गिरने वाली नहीं है। तो कहीं इनको डेटरेंस भी तो होनी चाहिए ना, कानून के तौर पर भी। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। बेसिकली क्या है कि हम सिर्फ उम्र को एक अंक गणित की तरह से देखते हैं। आजकल जिस तरह का मीडिया में और जिस तरह का टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये जो बच्चे हैं ये समय से पूर्व हुई इनको सब बातें प्राय इनके संज्ञान में आ जाती है और ये सीखने लगते हैं। तो अगर ये अपराधियों के निरंतर संपर्क में रहेंगे और अपराधी के बाद में इनकी प्रशंसा की जाएगी, इसको ग्लैमराइज किया जाएगा और उनको शाबाशी दी जाएगी। एक छोटा उम्र का बालक अगर कोई बड़ा अपराध करके आ जाता है और उसके बाद उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है अपराधियों के बीच, तो ऐसी घटनाएं जो है वो अपराधी को, बच्चे को और ज्यादा अपराध की तरफ प्रेरित करती है। तो इनका जो सिर्फ उम्र का, जैसे निर्भया केस में भी हमने देखा, सिर्फ उम्र को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई कम उम्र में ही बहुत ज्यादा अपराध की दुनिया में और बहुत ही गंभीर जघन्य अपराध में शामिल होता है तो ऐसे बच्चों की मानसिकता अलग होती है। ये लोग कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके और इससे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसा हमने निर्भया के केस में देखा, जो सबसे ज्यादा दरिंदगी जिस बच्चे ने करी थी वो उम्र में कम था लेकिन दरिंदगी में पीछे नहीं था। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो सामान्य बच्चों से अलग है। उनका बेसिकली एक तरह से कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो इस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं जो अपराध करके दूसरों को कष्ट पहुंचा करके और इससे आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरे बच्चे वो हैं जो परिस्थितिवत अपराध कर बैठते हैं लेकिन उसका उनको दुख होता है, अपराध होता है, दूसरों की दुख तकलीफ को वो थोड़ा बहुत महसूस करते हैं। इन दोनों को समान नहीं रखा जा सकता। ऐसे ही ये है कि जो इस तरह के दुर्दांत अपराधों में जो शामिल हो जाते हैं, गैंग में शामिल हो जाते हैं और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करते हैं, इनके साथ तो हमको थोड़ा अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि कुछ कानून का डर उन पे भी रहे। सिर्फ विनम्रता से समझाने से ज्यादातर बच्चे जो कोमल मन के हैं उन पे असर पड़ता है, लेकिन जो हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में आ गए वो एक मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही मौका उनको मिलता है वो या तो भाग जाते हैं या और कोई अपराध कर बैठते। योगेंद्र कुमार जोशी, पूर्व आरपीएस भी जुड़ चुके हैं और बीएस शेखावत, मनोचिकित्सक, तो हमारे साथ हैं ही। अब जोशी साहब, स्वागत है एनडीटीवी पर। बात जो जुवेनाइल क्राइम्स की हो रही है, जिस तरह से लगातार घटनाएं आती हैं और ये जो बाल सुधार गृह की बात हो रही है, जयपुर में जो था, यहाँ तो दूसरी घटना है 23 दिन में ही, और इस बार दीवार तोड़कर बाल अपचारी भाग गए। सवाल बड़ा यही है कि पहली घटना नहीं है सर, इससे पहले भी अगर लगातार देखें तो 2023 में 3 बच्चे भागे, जून 2023 में 15 बच्चे भागे, उससे पहले भी अलग अलग मौक़ों पर बच्चों के इस तरह से बचकर भागने की एक टेंडेंसी रही है। मनोविज्ञान अपनी जगह पर एक है, लेकिन जो बात हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये बच्चे अभी भागे हैं, इनमें से इनके तार जुड़े होने के, लॉरेंस गैंग, बिश्नोई गैंग से इनके तार जुड़े होने की खबर है। अब जानकारी ये है कि जो पहले बच्चे भागे थे
12 फरवरी की जो घटना थी उसमें जो एक बाल अपचारी था वो उसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे और वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के भी संपर्क में था और उसने कहीं मदद की है। तो पुलिस के सामने चुनौती अब दोहरी है, एक तो गैंगस्टर्स पर काबू पाना जो जेलों में बंद है, हार्डकोर क्रिमिनल गैंग से जुड़े हुए, उन तक किस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां जेलों में चल रही हैं उसको लगाम लगा पाना, वो जो इस तरह से बाहर गैंग से संपर्क में है और क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा, अब ये गैंग्स नाबालिगों तक भी अपना विस्तार कर रही हैं। तो आप मानते हैं एक डबल जो चैलेंज है इस वक्त पे, एक बड़ा चैलेंज है राजस्थान पुलिस के सामने इस वक्त पर, और जो ये बाल अपचारियों की बात भी है। दूसरा सवाल मैं और भी जोड़ देता हूं इसमें, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो जघन्य तरह के अपराध हैं उनको और सामान्य तरह के अपराध वाले अपचारियों को कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अलग अलग रखा जाए, या किस तरह का कोई मॉडल स्टैब्लिश हो सकता है? देखिए, आपने सही कहा है कि कुछ समय से ये जो गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं ये बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। सीकर में भी जो एक राजू ठेठ की हत्या हुई थी उसमें भी एक नाबालिग था, और यहाँ जो जवाहर सर्किल पर हुआ था इसमें भी नाबालिग था जो इसमें से बंद था, क्लब में फायरिंग, और यहाँ से वो भाग गया। मेरा कहना तात्पर्य ये है कि इन पुराने कानूनों को लेकर के सरकार बैठी हुई है कि साहब बालिग किसको कहेंगे, नाबालिग किसको कहेंगे। एक समय था जब 5 साल का बच्चा स्कूल जाता ही नहीं था, आज 2.5 साल का बच्चा स्कूल चला जाता है, और आप उन पुराने कानूनों को लेके बैठे हुए हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि हम 18 साल के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को इस बाल गृह में रखते हैं जिसकी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है, जिसमें से अभी थोड़े दिन पहले 23 बच्चे निकल के चले गए और फिर 20 बच्चे फिर निकल के चले गए। मैं ये मानता हूं, क्या आप देखिए, कमिश्नर जो जयपुर के कमिश्नर हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं, डीसीपी मौके पे पहुंच रहे हैं। क्या इस विभाग को चलाने वाले अधिकारिता विभाग के सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, अरे भाई इनके तो मंत्री भी हैं। अरे मैं आपको ये बताऊं सर कि इनको मंत्री पद लेने का तो बड़ा शौक है लोगों को, हट जाके शपथ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो मंत्रालय नहीं चलता फिर इनसे। आप हालत देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब बच्चे चले गए उसके बाद क्या किया इन्होंने क्या किया कि जो अधिकारिता विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने साहब उस अधीक्षक मनोज कुमार गहलोत को सस्पेंड कर दिया। फिर इनके क्या करें साहब आगे, तो आगे एक ये संयुक्त शासन सचिव है मगजीत सिंह मोगा, उन्होंने क्राफ्ट टीचर को सस्पेंड कर दिया। और फिर क्या किया पुलिस ने, लादूराम राम सिंह जो चौकीदार थे उनको गिरफ्तार कर लिया, हो गया काम पूरा। ये ऐसे चलती है सरकार कि इसके अंदर जिसकी जिम्मेदारी है वो निर्वहन नहीं करते, पूरा ठेकेदारी, पूरी जिम्मेदारी पुलिस ने ले रखी है। बाल अपचारी अगर जाएंगे तो उसको ढूंढने की जिम्मेदारी पुलिस की और उनको व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस की। इतने बड़े बड़े विभाग राजस्थान में बने हुए, उनके मंत्री बने हुए, क्या ये जब 23 पहले भगे थे उसके बाद इन्होंने क्या किया वहां जाकर के? किसी ने जाकर देखा कि वहां क्या परेशानी है? मैं कहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि ये अधिकारी अपने बच्चों को एक रात रख के देखें वहां पर, क्या वहां सुधार गृह नाम इन्होंने दे रखा है, वो सुधार गृह नहीं है, वहां बच्चे टॉर्चर होते हैं। वहां जितनी भी एनजीओ हैं ये पैसे खाते हैं, सरकार से पैसे लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। वहां पर बच्चे इतने परेशान रहते हैं कि वो भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई। वो सुधार गृह बना रखा है इन्होंने, मैंने जाके देखा कई बार, जब मैं पुलिस में था इसी सेठी कॉलोनी के इसकी स्थिति मैंने देखी है। बच्चों के खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बच्चों के सोने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम कमाल करते हैं, अभी बच्चे भगेंगे नहीं तो क्या करेंगे। मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को, ये अपने बच्चों को रात में रख के देखे वहां कैसे बच्चे सुधार गृह बना रखा है इन्होंने। बच्चे भगेंगे नहीं तो क्या होगा। और फिर अपराधी 18 साल के बच्चे, आप कानून बनाइए कि मेजर कितना होता है। अगर मेजर की उम्र 15 साल है तो 15 साल रखिए। आप देखिए 15 साल का बच्चा भी वहां, 16 साल का बच्चा भी वहां, 18 साल का मेच्योर बच्चा भी वहां जो गैंगस्टर है, बड़ी बड़ी वारदातें कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। ये क्या करते हैं, नीचे वाले को सस्पेंड कर दिया, चलो अधीक्षक जी तुम निलंबित, चलो टीचर जी तुम निलंबित, और जो चौकीदार थे किराए के, जो प्राइवेट चौकीदार है उनको गिरफ्तार।
ये कोई तरीका नहीं होता। अगर बिल्कुल। अभी भी ये नहीं चेतेंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी। और नई सरकार आई है, मैं नई सरकार से आशा रखता हूं कि इसमें शीघ्र शीघ्र कार्रवाई करें और वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। और अगर किसी को जोर आता हो ना साहब, तो मनीष जी मैं ये कह रहा हूं आपके टीवी चैनल से, मुझसे राय ले, मैं बताऊंगा सुरक्षा में क्या क्या करना चाहिए। हमने 36 साल पुलिस में निकाले हैं। जी, निश्चित रूप से सुन रहे होंगे आपको खुद पुलिस वाले भी, सिस्टम में लोग भी, कि क्या क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरफ आपने इशारा किया जोशी साहब, की जो सुविधाएं हैं वो भी एक बड़ा कह सकते हैं कि इस समस्या को देखने का नज़रिया है कि उसके वजह से कहीं ना कहीं जो कोई अगर मैच्योर अपराधी, जिस तरह से आपने बताया 18 साल का भी वही है, और इसमें भी देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा वहाँ पिछली बार भागा था और वो इन बच्चों के संपर्क में था। तो कहीं एक लालच भी दिया जाता है कि मैं मदद करूंगा बाहर यहाँ से निकालने में, और अगर उनको वहीं सुविधाएं दे दी जाएं। जे.आर. शरण, आपसे सवाल है मेरा ये, आपको नहीं लगता कि जो बाल सुधार गृह हैं उनको बजाय जेलों की तरह ट्रीटमेंट करने के, अगर उनको वाकई सुधार गृह बनाया जाए तो उनके ना सिर्फ भागने की नौबत आएगी बच्चों के, बल्कि जो अगर कुछ एक्सट्रीम अपराध की ओर जा चुके हैं बच्चे, उनकी ओर जाने से कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे, जैसा इस केस में देखने को मिल रहा है। तो असल में शुरुआत तो वहीं से होना चाहिए कि वाकई बाल सुधार गृह को सुधार गृह बनाना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था हो। कि छोटे प्रकार के अपराधी बच्चे हैं जो चोरी उचक्का छोटे मोटी जो कचोरियां जोशी साहब, मैं इस शरण साहब से जवाब ले लेते हैं, जे.आर. शरण जी से। करने का इसके अंदर कानून बना हुआ है। ये नहीं है कि उनको यहाँ इसमें रखना जरूरी है बाल सुधार गृह में। बाल सुधार गृह में तो वही रखने जाते हैं जैसे पोक्सो के हैं, जैसे हत्या के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। तो इस प्रकार के गंभीर प्रकृति के ही इसमें रखे जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, दोखली नीति क्यों करते हैं? एक तरफ तो इसको सुधार गृह बना रखा है कि साहब बच्चों को यहाँ सुधारेंगे, और दूसरी तरफ नहीं, वही पूछे थे जोशी साहब, क्योंकि सामान्य चोरी वाले भी इन्हीं में बाल अपचारी शामिल थे। शरण साहब से बात कर लेते, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट है और इस तरह के काम को काफी नजदीकी से देखा है। जी शरण साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सुविधा उपलब्ध है सुधार गृह में, चाहे वो जैसे आईपीएस साहब कह रहे थे, खाने का हो, पीने का हो, सोने का हो, या कोई भी व्यवस्था, इवन काउंसलिंग, जो वो अप टू मार्क नहीं है। और मैं एक बार आप बताऊं, मैं किसी होम में विजिट कर रहा था, वहां बच्चों ने मुझे बताया कि सर इससे अच्छा खाना तो हमें फलाने जगह मिलता था जहां हम थे, आप यहाँ क्यों रख दिए, यहाँ तो खाना भी बेकार है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, अगर किसी को ढंग से खाना नहीं देंगे, सोने का बिस्तर नहीं होगा, वहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध होगी। कई सारे होम्स में तो ऐसा देखा गया है कई बार इंस्पेक्शन में कि दारू और नशीले पदार्थ मिलते हैं। तो वो ये सब चीजों पे लगाम लगाना पड़ेगा, और ये प्रशासन ही कर सकती है। अगर एक रेल दुर्घटना में रेल मंत्री रिजाइन कर सकता है, तो 1 महीने में 2 बार बच्चे भाग जाते हैं और मंत्री जी का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता, रिजिग्नेशन तो दूर की बात है। तो हम कितना सोशली अवेयर हो रहे हैं, या हमारे जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है, इसी से पता चलता है। दूसरी एक और बात मैं हाईलाइट यहाँ करना चाहूंगा कि अभी हमारे देश में बच्चे का जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है। आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चले जाइए तो 18 साल है, शादी करने के लिए 21 साल है, चाइल्ड लेबर के लिए 14 साल है। तो ये क्या है? इसको एक एज लिमिट क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता? और आईपीएस साहब कह रहे थे कि सुधार गृह में काउंसलिंग होना चाहिए लंबे अरसे तक। मैं मानता हूं कि काउंसलिंग कोई दवा नहीं है कि आप एक टैबलेट खिला दीजिए और बच्चे की काउंसलिंग हो जाएगी। लंबी प्रक्रिया है। तो सरकार जब इतना खर्चा कर रही है सुधार गृह पे, तो ये प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती है? ये कहीं ना कहीं लैप्स तो है, लेकिन आप छोटे जो अधिकारी हैं या वॉचमैन है या टीचर है, उसको आप अरेस्ट करें या सस्पेंड करें और वो ये सोल्यूशन है, तो मैं नहीं मानता। बिल्कुल, इसमें कोई द बिगर हेड शुड रोल। इसमें किसी मंत्री को आगे आना चाहिए, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को आगे आना चाहिए कि ये मेरी गलती है। वो जब तक गलती स्वीकार नहीं करेंगे, ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे और होंगे ही। यही शरण साहब, शायद शेखावत साहब ने शुरुआत में उसी का जिक्र किया था कि जो एज डिफाइन अलग अलग ढंग से है कानून को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और जहां पर बड़ी दिक्कत है वो सिर्फ मनोविज्ञान ही नहीं बल्कि सुविधाओं को लेकर भी एक बड़ी दिक्कत है, जिसके चक्कर में जो आपने भी जिक्र किया कि
बच्चे आकर्षित हो जाते हैं कि बाहर उनसे बेहतर सुविधाएं उन्हें मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तीनों ही, आप हमारे साथ जुड़े मंथन में चर्चा करने के लिए। फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।